चलो चैप्टर का नाम लिखो अब, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, तो फिक्स जगह से ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा उसमें। केमिकल काइनेटिक्स, सही लिखे गलत लिखे, अगली बार अपने मन से लिखो भी गलत लिखिए। केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अब लिखो सबसे पहले जानते हैं रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो लिखेंगे रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी हो गया। अब देखो इसमें दो चीजें निकल रही हैं, एक रासायनिक तुम्हारा रसायन विज्ञान से हो गया, एक बल गतिकी तुम्हारा फिजिक्स में चला गया। मोशन आज तो फिजिक्स में पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में कौन सा मोशन पढ़ेंगे कि हीलियम तत्व खोजा गया तो उसकी गति थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग रहा था कब, ऐसा तो था नहीं। केमिस्ट्री में बल गतिकी की संभावना नहीं होती है, लेकिन बाद में देखा गया गतिकी के लिए यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं की गति से संबंधित है। इसका मतलब हम जब HCl में NaOH मिलाएंगे, यहाँ पे डिब्बा रख के, तो थोड़ी देर बाद कूद के यहाँ चला जाएगा, तो हम पता करेंगे कि 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक गया, इसलिए उसकी गति इतनी है, ऐसा पता करना है नहीं। गति कहने का मतलब हमारे पास जब कोई अभिक्रिया होती है, जैसे HCl प्लस NaOH, तीर के बाद NaCl प्लस क्या H2O, ये होता है अभिकारक रिएक्टेंट होता है, और ये होता है उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि अभिकारक जो है हमारा किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। अब यही अभिकारक उत्पाद में कितनी तेज से बदल रहा है, यही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया चलेगी नहीं, मतलब अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, उसको इसका वेग कहेंगे। और इस पर जैसे हम लोग फिजिक्स में वेग पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं कि कैसे कैसे किसका प्रभाव पड़ सकता है, घर्षण का प्रभाव पड़ता है, त्वरण का प्रभाव पड़ता है, और सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, बल का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। वैसे ही इस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना है। और कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये दो चीजों का अध्ययन हमको यहाँ पे करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से 3 या 4 नंबर का सवाल फिक्स है। एक तो तुम्हारा 3 नंबर पे सवाल पूछा जाएगा, और 1 नंबर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पूछा जाएगा। दूसरा सीधे सीधे बोल सकता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालिए, जो कि 2 या 3 नंबर में हो सकता है, फिर उसके साथ 2 नंबर में सवाल हो सकता है, तो 5 नंबर में भी ये जा सकता है। समझ गए? तो मान के चलो 4 या 5 नंबर यहाँ से तुम्हारे फिक्स हैं, अगर सही से तुमने इनको पढ़ लिया तो। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 8 से 10 दिन इस चैप्टर में लगेगा। वही जो सवाल समझने में हमको टाइम लगेगा वही लगेगा, बाकी और कहीं इसमें टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, आगे जो आर्हेनियस समीकरण था उसको हटा दिया, जो 1-2 दिन टाइम लेता था वो खत्म हो गया। संघट्ट सिद्धांत भी 1-2 दिन टाइम लेता था, सक्रिय ऊर्जा तो उसी में थी, इसलिए मान के चलो 2-4 दिन कम होगा तो जल्दी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी एक चीज देखो, यहां पर अभिक्रियाएं जब होंगी तो इनके वेग की गणना की जाएगी। अब मान लो कोई अभिक्रिया है, मिलाए नहीं कि हो गई, मतलब जैसे HCl में हमने NaOH मिलाया नहीं कि NaCl प्लस H2O बन गया, हो गया ना, तो इसका वेग हम नहीं ज्ञात कर पाए।
बाइक वाला तो है नहीं कि लगा लिए उसके बाद बाइक का वेग ज्ञात कर लिए, इसमें का वेग नहीं ज्ञात होता है। चल तो थोड़ी ना रही कि चल रही है, लगा दिए मीटर वाला, उसके बाद ज्ञात कर लिए, मीटर से पता कर लिए चल रही है, इसका वेग नहीं ज्ञात होता, मतलब जो काफी तेज चलती। ठीक है। दूसरा अगर एक अभिक्रिया देखा जाए, जैसे लोहे पर जंग का लगना, Fe+O2+H2O, क्यों जी? धातुओं पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके ऑक्साइड की परत का बनना और धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण हटा दिया विद्युत रसायन में, नहीं तो उसको पढ़ते हम रोज। हो गया? तो ये होता है जंग का लगना। अब अगर लोहा खरीद के ले आ दिए, ठीक है, और उस पर रख दिए जंग लगने के लिए, 6 महीने में बेचारा कहीं उसके इतने हिस्से पे जंग लगा, तो उसको पता करोगे कि 1 सेकंड में कितना बदलाव हुआ था, उसमें कुछ बदलाव दिखेगा 1 सेकंड का? जब 6 महीने में इतने का जंग लगा, उसको 1 सेकंड में बदलोगे तो हमको लगता है कहीं बेचारा एक बूंद भी नहीं दिखेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कितना तेज चली थी वो। तो इसमें क्या हो गया, एक जो बहुत तेज चली उसका भी वेग नहीं नाप सकते हैं, एक जो बहुत धीरे चली उसका भी वेग नहीं नाप सकते हैं। जो अभिक्रियाएं न तो बहुत ज्यादा तेज होती है, न तो बहुत ज्यादा धीरे होती है, जैसे हम करा शुरू करेंगे तो 1 या 2 या 5 मिनट में हो जाएंगी, तो बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रही है ना, इनको नाप सकते हैं। तो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हमको यहां से मिल गई, एक तो जो बहुत तेज चली, एक जो बहुत धीरे चली, एक जो इन दोनों के बीच में चली। चली तो पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा छोड़ेंगे। अध्ययन किसके बारे में हमको करना है? दूसरे के बारे में, अर्थात जो मंद अभिक्रिया है। क्या है? मंद अभिक्रिया, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है, उसी का वेग पढ़ना है, उसी के वेग को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ना है, और उसका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया आती है उसको पढ़ना है, उसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ना है, उसका आभासी एकाणुक अभिक्रिया पढ़ना है, और उसकी अभिक्रिया की कोटि पढ़नी है, आणविकता पढ़नी है, आणविकता और कोटि में अंतर पढ़ना है। समझ गए? ये ध्यान दिए रहना। तो शुरू करते हैं। क्या लिखे पहले? रासायनिक बल गतिकी। भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन, क्योंकि दोनों इसमें मिक्स हो चुके हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हो गया रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, शुरू से क्या लिखे हो? ठीक है, हो गया, किया जाता है। अब लिखेंगे एक इंडिकेट पॉइंट, रासायनिक बल गतिकी का जनक, रासायनिक बल गतिकी का जनक विल्हेल्मी नाम ये उनका। विल्हेल्मी, आधा ल रहेगा, चाहे पूरा ल भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। विल्हेल्मी हो गया, को माना जाता है, को
माना जाता है। को माना जाता है। हो गया? आगे लिखो। नीचे अब हेडिंग लिखो पहले। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हो गया? इसमें लिखो वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को हो गया? 3 भागों में बांटा गया है। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर तीव्र अभिक्रिया। पहला नंबर तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। दूसरा नंबर मंद अभिक्रिया। और तीसरा नंबर अतिमंद अभिक्रिया। जैसे आप कुछ लोग तीव्र दिमाग वाले होंगे, कुछ लोग मंद दिमाग वाले होंगे, कुछ लोग हमारे जैसे अतिमंद दिमाग वाले होंगे। अगला नंबर लिखो। 3 नंबर तो हो गया। पहली हेडिंग लिखो। पहली हेडिंग तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया की चर्चा हो चुकी, किसे कहेंगे? तो लिखेंगे तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा। लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग बहुत अधिक होता है। जिनका वेग बहुत अधिक होता है। हो गया? अर्थात ये लगभग 10⁻³ सेकेंड। अर्थात ये लगभग 10⁻³ सेकेंड में ही पूरी हो जाती हैं। 10⁻³ सेकेंड में ही पूरी हो जाती हैं। हो गया? तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे वो इसका वेग जान सकते हो। जब गेंद जाके स्टंप पे लगती है और बल्ब जलता है ना, गेंद के स्टंप पे लगने और उसके
इसके बल्ब के जलने में इसी 10⁻³ सेकंड का अंतर होता है। मतलब जैसे ही गेंद स्टंप पे लगती है सेकंड के 1000वें भाग में बत्ती जल जाती है। आया समझ में? ये ध्यान दिए रहना। तो उतनी ही तेज ये अभिक्रिया भी हो जाती है। तो हमको पता चलता है क्या कि गेंद कब लगी, बत्ती कब जली। हमको लगता है जैसे गेंद लगी तुरंत बत्ती जल गई। ठीक वही काम ऐसा होता है कि जैसे अभिकारक मिला है तुरंत ही उत्पाद बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम अभिकारक कौन कौन सा मिला है। अगर सोच लो कि कोई हमको मिला के दे दिया, हम देख लें इसमें अभिकारक कौन कौन सा था, जब तक रिएक्शन हम नहीं जानेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। मान लो हमने तुमको मिला के दे दिया, उसमें बन चुका है NaCl और क्या H2O, तो तुम बता पाओगे कौन कौन सा अभिकारक था? बता लोगे। कैसे? अगर रिएक्शन इसका जानते हो तो, क्योंकि ये NaCl एक लवण है और क्या बना है? जल। लवण और जल किसकी क्रिया से बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। इसका मतलब एक अम्ल रहा होगा। अम्ल किसका रहा होगा? Cl का रहा होगा। क्षार किसका रहा होगा? वो Na का रहा होगा, क्योंकि धातु में क्षार बनाती है और अधातु में क्या बनाती है? अम्ल बनाती है। तब तो बता सकते हो कि HCl और NaOH है। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं जानते हो तो क्या बता पाओगे अभिकारक कौन सा है? नहीं है। तो तीव्र अभिक्रियाएं काफी तेज हो जाती है। ध्यान दिए रहना, लगभग 10⁻³ सेकंड में। हो गया ना? तो आगे लिखो, क्या लिखे? तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है ना। आगे लिखना, सामान्य प्रायोगिक विधियों के द्वारा, सामान्य प्रायोगिक विधियों के द्वारा, सामान्य प्रायोगिक विधियों के द्वारा, सामान्य प्रायोगिक विधियों के द्वारा इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण, इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण असंभव होता है। सामान्य प्रायोगिक विधियों के द्वारा इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण असंभव होता है, असंभव होता है। आगे लिखना, सामान्यतः उदासीनीकरण तथा अवक्षेपण, सामान्यतः उदासीनीकरण तथा अवक्षेपण। हो गया? अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। हो गया ना? तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। हो गया? अब ध्यान दे सकते हो ये अभिक्रियाएं इतनी तेज क्यों होती हैं? सीधी सी बात समझ लो, इन अभिक्रियाओं के तेज होने का कारण क्या है? इन अभिक्रियाओं के अति तीव्र गति से होने का कारण होता है इनके बीच किसी बंध का न होना। समझ गए? अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अवक्षेपण की अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया होती है। आयनों में कोई बंध नहीं होता है, बस उनके आयन जो होते हैं वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ऐसा तुमने पढ़ रखा है पीछे। अब जब वो वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, जैसे ही जल में जाते हैं वो अपने आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। मान लो जल है, इनकी अभिक्रिया किसी विलयन में ही होगी, बिना विलयन के इनकी अभिक्रिया नहीं होगी। याद रखे रहना। मतलब अगर हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको HCl के साथ शुष्क अवस्था में मिला दें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों जी? क्योंकि जब तक ये शुष्क अवस्था में रहेगा तब तक इनके बंध टूटेंगे ही नहीं, मतलब इनके आयन अलग अलग होंगे ही नहीं। दिखाई दे रहा है? इसीलिए इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं कहाँ पे होती हैं? विलयन में, अर्थात AQ।
हो गया ना। अब जैसे ही इनका विलयन बनता है, मान लो हमने NaOH का विलयन बनाया हुआ है, तो जब NaOH का विलयन हमारे पास AQ लिखे ना, विलयन अवस्था में है, NaOH जो AQ में होता है इस प्रकार से होता है, उसका Na+ अलग होगा और OH- क्या होगा, अलग होगा। और जो HCl है ये भी AQ में H+ अलग होगा और Cl- अलग होगा। अब सोचो, जब इन दोनों को हम एक बर्तन में लेके जाते हैं, दोनों एक साथ मिलेंगे ना, तुरंत ही क्या होगा, Na+, OH- और H+ और Cl- तब एक साथ आएंगे, तुरंत ही Na+ किससे जुड़ जाएगा, Cl- से OH- जुड़ जाएगा। H+ से अभिक्रिया होने में देर नहीं लगेगी। अभिक्रिया होने में देर उन अभिक्रियाओं में लगती है जिनमें कोई बंध तोड़ना पड़ता है। क्या तोड़ना पड़ता है, बंध। जैसे CH4 मीथेन के दहन से बनता है CO2 + H2O, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन जाके किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के पास। हाइड्रोजन भी जाके किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के पास। अब ये कार्बन ने पहले किसके साथ बंध बनाया हुआ था, हाइड्रोजन के साथ। जब तक ये कार्बन हाइड्रोजन के चारों बंध टूटेंगे नहीं, तब तक कार्बन तो ऑक्सीजन से जुड़ नहीं पाएगा। दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसी प्रकार से O2 हमने लिया था, O2 में ऑक्सीजन के बीच कैसा बंध है, डबल बॉन्ड। जब तक ये डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक अकेला O2 यहाँ पे आके जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया के होने में पहले बंध टूटना आवश्यक है। क्या टूटना आवश्यक है, बंध। जब तक बंध नहीं टूटेगा तब तक रिएक्शन आगे होगा ही नहीं। अब वो बंध टूटने में जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगता है, होगा कि नहीं होगा। बंध टूटेगा तो उसको कुछ ऊर्जा देंगे तभी तो बंध टूटेगा। अब ऊर्जा देने में तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ 1 या 2 या 3 सेकंड का टाइम तो कम से कम लग ही जाएगा, लगेगा। इसलिए उस समय हमारे पास पर्याप्त टाइम हो जाता है कि हम इनका वेग नाप सकें। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन इनमें क्या था, इनमें तो आयन पहले से ही बन जाते हैं। जब इनका हमने विलयन लिया है तो आयन तो उसमें पहले से ही है, और जैसे ही दोनों को हमने मिलाया तुरंत ही क्या हुआ, आपस में फटाफट ये जुड़ गए, रिएक्शन हो गया। इनको तो बंध तोड़ना नहीं था, बंध तो इनका पहले से टूटा हुआ है। इनके बीच वही वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल था जो जल के परावैद्युतांक के कारण, फिजिक्स में भी परावैद्युतांक पढ़े होंगे, शायद जल का कितना होता है परावैद्युत स्थिरांक, 82.5 के आसपास होता है जल का, देख लेना, फिक्स कर लेना, 82-80 के आसपास होता है कुछ। तो जल का परावैद्युतांक के कारण इनके आयन जो फटाक से अलग हो जाते हैं, अर्थात इनके बीच का आयनिक बंध होता है टूट जाता है। ये अलग अलग पहले से ही रहते हैं, इनको मिलाया हमने तुरंत ये जुड़ गए, अर्थात टाइम नहीं लगा इनको जुड़ने में। लेकिन इनमें क्या हुआ, जब इनको जलाएंगे तो पहले बंध टूटेगा, जलाएंगे मतलब हम उष्मा देंगे ना, जलेगा, ये गर्म होंगे, इनका बंध टूटेगा, बंध टूटने के बाद ये परमाणु के रूप में बदलेंगे, परमाणु के रूप में बदलने के बाद दूसरे परमाणु से जुड़ेंगे, तब इनका यौगिक बनेगा, तब हमें जाके क्या प्राप्त होगा, उत्तर प्राप्त होगा। उस प्रक्रिया में काफी टाइम लग जाता है। इसका मतलब इन अभिक्रियाओं के वेग मापनीय होते हैं, इन अभिक्रियाओं का वेग हम माप सकते हैं, समझ गए। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो जिन अभिक्रियाओं में बंध टूटता है, अर्थात सहसंयोजी यौगिकों की अभिक्रियाएं, इनकी अभिक्रियाएं सहसंयोजी यौगिकों की अभिक्रियाएं। सहसंयोजी यौगिक में सहसंयोजी बंध बने होते हैं ना, ये सब सहसंयोजी यौगिक है जिसमें बंध बना हुआ है, और ये आयनिक यौगिक है जिसमें बंध नहीं बना हुआ है, समझ गए। तो जिनमें सहसंयोजी बंध बना होता है उनके इलेक्ट्रॉनों को अलग करने के लिए हमको ऊर्जा देने की जरूरत पड़ती है, बंध टूटता है, परमाणु बनते हैं, फिर परमाणु नए परमाणु से जुड़ते हैं, तब अगला यौगिक बनता है। उस स्थिति में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, काफी ज्यादा आपका मतलब एक सामान्य टाइम लग जाता है, और उनका वेग हम आसानी से माप सकते हैं। रासायनिक बलगति में हम इसी प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हो जाएगा। तो क्या लिखे अभी, हाँ, तो सामान्यतया उदासीनीकरण और अवक्षेपीकरण अभिक्रियाएं या अवक्षेपण अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक उदासीनीकरण का, एक अवक्षेपण का। देखो उदासीनीकरण वाला तो यही वाला हो जाएगा, HCl AQ प्लस NaCl NaOH AQ, तीर के बाद NaCl बनेगा, ये भी AQ, और प्लस क्या बनेगा जी, H2O बनेगा। हो जाएगा, ये प्रकार से हो गया हमारा।
ये कौन सी अभिक्रिया है जी? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल का बनना क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। ये तो हम लोग बहुत पहले जानते हैं। दूसरा देखो, AgNO3, ये AQ, ये भी विलयन में है, तो आयन जरूर बने होंगे इसके। और क्या चीज? NaNO3 नहीं, NaCl, ये भी AQ, तीर के बाद बन जाता है NaNO3 और प्लस AgCl। ये AgCl जल में घुलता नहीं है, इसलिए ये किस रूप में बदल जाता है? अवक्षेप के रूप में बदल जाता है। ये विलयन में घुला रहता है। अवक्षेप के रूप में बदलने का मतलब जो विलयन में रिएक्शन होगा उसमें ये विलयन में घूमेंगे नहीं, नीचे बैठ जाएंगे। जैसे तुम जल में बालू देखे होगे, कुछ देर तक रख दो तो सारा बालू नीचे बैठ जाता है, वो अवक्षेपण कहलाता है। तो ऐसा ही अवक्षेपण इसमें होता है कि पहले AgNO3 का विलयन हमारे पास अगर है तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे? Ag प्लस और NO3 पे माइनस। NaCl का विलयन है तो इसमें Na प्लस रहेगा और Cl पे माइनस। जैसे ही दोनों को एक साथ मिलाएंगे तुरंत ही Ag चला जाएगा Cl के साथ और AgCl बना के तुरंत ही नीचे बैठने लगेगा, क्योंकि AgCl जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता है। AgCl जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए वो नीचे बैठने लगता है, जल के नीचे पेदी में जाके बैठ जाएगा। हम कहेंगे इसका अवक्षेपण हो गया। क्या हो गया जी? अवक्षेपण। और जबकि NaNO3 बनता है ये जल में घुलनशील होता है, इसलिए ऊपर विलयन में तैरता रहता है। हम अगर छान दें तो AgCl हमको अलग से मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? जैसे पानी को छान दो तो बालू अलग मिल जाता है ना, वही प्रक्रिया इसमें होगी। तो ये हमारा अवक्षेपण हो गया। क्यों अवक्षेपण हुआ? क्योंकि इसमें क्या बना हुआ है? अवक्षेप बना हुआ है। अवक्षेप की तीर नीचे की ओर दिखाई जाती है वो अवक्षेप होता है, जिसकी तीर ऊपर की ओर दिखाई जाती है वो क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, जो गैसें होती हैं उनकी तीर ऊपर की ओर दिखाते हैं, जो अवक्षेप होता है उसको नीचे की ओर दिखाते हैं। तो नोट कर लो दोनों रिएक्शन, एक उदासीनीकरण हो गया, ये अवक्षेपण। अब देखो ये बहुत तेज क्यों हुई? क्योंकि इनमें कोई बंध नहीं बना था, आयनिक बंध था, वो भी इनको जैसे हमने विलयन बनाया था, AQ बनाया ना सबका हमने, जैसे इनका विलयन बनाए थे आयन अलग अलग हो गए थे। आयन पहले से ही अलग अलग थे, बस उनको जुड़ने के लिए कोई चाहिए था। जैसे ही कोई मिला फटाक से जुड़ गए। कितने सेकंड में? लगभग 10⁻³ सेकंड में। इसलिए इन अभिक्रियाओं का वेग हम मापन नहीं कर सकते। दूसरी हेडिंग इसके बाद लिखते हैं, जल्दी करो। अभी इसके नीचे लिखो आप मंद अभिक्रियाएं। नहीं, 1 मिनट पहले अतिमंद लिखो, तब मंद लिखो। अतिमंद अभिक्रियाएं, क्योंकि इसकी परिभाषा इन्हीं दोनों के अनुसार बनाई जाएगी। अतिमंद अभिक्रियाएं, अतिमंद अभिक्रियाएं हो गया ना? देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हो गया जिनका वेग इतना मंद होता है कि जिनका वेग इतना मंद होता है कि जिनका वेग इतना मंद होता है कि हो गया ना? कई दिनों या महीनों के पश्चात, कई दिनों या महीनों के पश्चात भी, कई दिनों या महीनों के पश्चात भी उनमें कोई
दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, उनमें कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, उनमें कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। हो गया? अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती है, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। अब जैसे हमने कहा एक आदमी 2 साल में 1 किलोमीटर जाता है, उसका वेग मीटर पर सेकंड में निकालिए, निकालना संभव होगा? और तर्क संगत विनय को 2 साल में बेचारे सेकंड ही निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे, उसका मीटर बेचारे निकलेगा 1000 केवल, हमारा सेकंड नंबर उसका लाख करोड़ में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ध्यान दिए रहना, इसको नहीं निकाल सकते हैं। अगर किसी भी विधि से निकाल लिए तो कोई मतलब का नहीं होगा। इतना बार बेचारा दशमलव पर 0 आ जाएगा कि बाद में देखेंगे लगेगा 0 ही है। समझ गए? तो अब लिखो आगे, क्या लिखे? हाँ, आगे लिखो। इन अभिक्रियाओं के वेग का प्रायोगिक निर्धारण न तो संभव है, इन अभिक्रियाओं के वेग का प्रारंभिक निर्धारण न तो संभव है, प्रायोगिक, इन अभिक्रियाओं के वेग का प्रायोगिक निर्धारण मतलब प्रयोग के द्वारा, प्रायोगिक निर्धारण न तो संभव है न ही प्रासंगिक है, न ही प्रासंगिक है। मतलब किसी प्रकार से अगर निकाल भी लिए तो कोई मतलब का नहीं निकलेगा, न ही प्रासंगिक है। हो गया ना? जैसे लोहे पर जंग का लगना, जैसे लोहे पर जंग का लगना, रिएक्शन लिखो इसका, यहां से तुम्हें जंग के सूत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी। Fe प्लस H2O प्लस O2। क्यों जी? क्योंकि इनकी उपस्थिति तो आवश्यक है। तीर के बाद तुम लोग लिखना, हम नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग को तीर के बाद लिखना, हमारे जगह नहीं है। Fe2O3 इंटू XH2O, यहाँ पे H2O के सामने भी X कर लेना। ये Fe2O3 इंटू XH2O, इसी को कहते हैं जंग। हो गया? X मतलब हमको पता नहीं है जल के कितने अणु जुड़ते हैं। समझ गए? जैसे मात्रा में नमी होगी, ज्यादा है तो ज्यादा जुड़ सकते हैं, कम है तो कम जुड़ सकते हैं, इसीलिए XH2O का प्रयोग किया गया है। जैसे तुमने वहां पे देखा होगा कौन सी वाली अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, उसमें हम NH2O का प्रयोग करते हैं, अर्थात वहां भी हमको H2O की मात्रा पता नहीं होती है कि कितनी लेनी है। समझ गए? याद रखे रहना। तो लिखो आगे लिखेंगे, इसको कर लिए ना, ये वाला लिख लिए। दूसरा नंबर इसका लिख लो। दूसरा नंबर, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया। हो गया ना? तो अब देखो 2H2 प्लस O2 तीर के बाद क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। तो सोचो, अगर पृथ्वी पर जल नहीं होता तो हमको जल पीने के लिए हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया करानी हो। सामान्य रूप से कराते तो एक साल में बेचारा 1 बूंद जल मिलता हो, तब
तक 10 बार मार लेते हैं हम लोग, 11 अंक पैदा होने की सोच रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी स्थिति, अगर हम कोई उत्प्रेरक लगा के भी क्रिया करा देते तब भी ये क्रिया होती है तुम्हारी लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कौन कहता जल मिलने को हमको जलवाष्प मिलता, उसको सूंघ के ही प्यास बुझा लेते हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना। जो है तो तुम लोग काफी ज्यादा भाग्यशाली हो, नहीं होता तो पता लगता है। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, वैज्ञानिक तर्क से इसको बनाया नहीं जा सकता है। चलो आगे लिखो। अब तीसरा नंबर हेडिंग लिखो, तो इंपॉर्टेंट है, मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग, जिनका वेग न तो बहुत तीव्र होता है, न तो बहुत तीव्र होता है, न ही बहुत मंद होता है, न ही बहुत मंद होता है। क्या लिखे? न ही बहुत मंद होता है, हो गया। अर्थात इनका वेग, अर्थात इनका वेग तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के बीच होता है। तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के बीच होता है। तीव्र और अतिमंद अभिक्रियाओं के बीच होता है, हो गया। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, हो गया। इन अभिक्रियाओं के वेग का, इन अभिक्रियाओं के वेग का प्रायोगिक निर्धारण संभव होता है। इन अभिक्रियाओं के वेग का प्रायोगिक निर्धारण संभव होता है। संभव होता है, हो गया ना। नीचे लिखना, सभी आणविक अभिक्रियाएं, सभी आणविक अभिक्रियाएं, सभी आणविक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रिया होती हैं, मंद अभिक्रिया होती हैं, मंद अभिक्रिया होती हैं, हो गया। आगे लिखना, रासायनिक बल गतिकी में, रासायनिक बल गतिकी में, रासायनिक बल गतिकी में इन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी में इन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, हो गया। तो अध्ययन कल से किया जाएगा। जाओ।